नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए जैसे कि हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सुबह 11 बजे जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने जो हमारा शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन वाला सब्जेक्ट था उसके बहुविकल्पी देखे थे, जो कि पिछला वाला वीडियो आपको साइड में आई बटन में यहाँ पर साइड में जो है वो मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज हम देखेंगे मैथ जो है सब्जेक्ट, उसके बहुविकल्पीय टोटल आपके 82 या 80 आप एवरेज मान के चले तो दे रखे हैं। तो इनको हम सॉल्व करेंगे, इसलिए हम आधे आधे करके प्रश्न देखेंगे, यानी कि पहले वाले पार्ट में कुल 40 प्रश्न हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें आपके ये भी मैं बता दूं, जितने भी प्रीवियस ईयर हैं 16 से लेकर 19 लेटेस्ट तक के सभी प्रश्न भी जो है वो शामिल होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि 3 1 2 5 का घातांकीय संकेतन जो है वो है। घातीय संकेतन जो है आपसे पूछा गया है। अब घातीय मतलब कि इसको आप किस प्रकार से घात के फॉर्म में लिख सकते हैं। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का कोर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट इस 2020 का करा चुके हैं, क्योंकि फिर पहले भी हम आपको करा चुके थे। पर 2020 में शाम 8 बजे जो क्लासेस आपकी चल रही थी कुछ दिन पहले से, तो उसमें सारी चीज़ें आपको पूरा एक एक कोर्स करा दिया गया है। तो 3 1 2 5 का आप क्या करेंगे, गुणनखंड जो है वो कर लेंगे। तो गुणनखंड आपका कुछ इस प्रकार से होगा, 5 गुणे 5। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है किस प्रकार से होगा, तो आप यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 3 और 5 की फॉर्म में ही दे रखा है। अब 3 को 5 बार गुणा करेंगे तो यहाँ तक तो नहीं पहुंचेगा, 5 ही जो है वो होगा। तो 5 को 5 से करेंगे तो आपका 25 आएगा, और उसको फिर 5 से करेंगे तो 125 आएगा। फिर 125 को 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ तक आपका आएगा 625। इसको एक और बार 5 से गुणा करेंगे तब आपका आ जाएगा, जो कि प्रश्न में 3 1 2 5 जो है वो पूछा गया। यानी कि यहाँ पर संख्या गिन लीजिए 1 2 3 4 5, तो 5 की घात 5 जो है आपका ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला ही सही हो जाएगा। मैं एक एक चीज डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक प्रकार के छात्र हैं, उनको जिनको मैथ आती है और जिनको बिल्कुल नहीं आती है तो उनको भी समझ में आना चाहिए। दूसरा प्रश्न देखते हैं, किस संख्या का घन जो है वो 64 होगा। घन क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमने घातांक 5 देखी थी, तो जब घन की बात की जाती है तो घातांक 3 होना चाहिए। वर्ग की बात की जाए तो घातांक 2 होना चाहिए। ये आपने समझा। अब ये पूछा गया है कि किसका या किस संख्या का घन जो है वो 64, यानी किस संख्या को हम 3 बार गुणा करें तो आपका 64 आएगा। तो 12 को करेंगे बहुत ऊंचा जाएगा, 6 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 4 होगा, क्योंकि 4 गुणे 4 गुणे 4 आपका 64 के बराबर होता है। तो 4 की घात 3 आप इसी को लिख सकते हैं। तो यही वाला आपका ऑप्शन 4 वाला जो है वो सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि -5/9 का जो है वो घन यहाँ पर बताना है। अब इस टाइप के प्रश्न में बस एक चीज आपको ध्यान देनी है कि यहाँ पर जो माइनस का चिन्ह है वो लगा हुआ है। -5 गुणे -5 गुणे -5 बटे में 9 गुणे 9 गुणे 9, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है घन, मैंने घन बताया 3 बार जब गुणा हो, वर्ग लिखा होता तो 2 बार। अब 5 को 5 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 100, 5 को 5 से करेंगे तो 25, और 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 125। तो यहाँ पर तो हम 125 लिख रहे हैं। अब समझिए ये जो माइनस का चिन्ह लगा है इसको, तो पहले वाले माइनस को दूसरे वाले माइनस से गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस। फिर प्लस यहाँ पर हो चुका है दो संख्याओं के बाद, फिर इस प्लस को बाद वाले माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है आपका। तो जो -125 है ये आपका यहाँ पर माइनस भी जो है वो आ जाएगा। समझे आप, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, बटे 9 को 3 बार गुणा करेंगे तो 9 नाम 81 होता है, और 81 को 9 से गुणा करेंगे तो 729 होता है। तो माइनस का 125 बटे 729 जो है आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन, तो दा वाला जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा। चौथा प्रश्न कह रहा है कि रूट में वैल्यू दे रखी है, और कितनी, तो क्यूब रूट में दे रखा है 125 गुणे 343। ये प्रश्न मैंने आपको कराया भी था, आपको याद होगा चैप्टर वाइज में। तो इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो अब यहाँ पर देखना है आपको संख्या क्या दे रखी है। देखिए एक चीज ये भी ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ पर कोई संख्या ना दे रखी होती तब आप क्या करते हैं। जैसे आपका केवल और केवल इस प्रकार से लिखा होता, अंदर कोई संख्या 25 लिखी होती, तो जो बाहर आपका ये वर्गमूल लगा हुआ है इसका अपने आप में ही मान जो है वो 2 होता है। जैसे कि यहाँ पर 3 लिखा है तो इसका अपने आप में मान जो है वो 2 होता है, यानी कि इस 25 का आपको वर्गमूल निकालना होता है। 25 आपका वर्गमूल क्या आता है, 5 होता है, 5 गुणे 5 आपका 25 होता है। इसी प्रकार यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपका घन मूल जो है वो पूछा गया है, और घन मूल का मतलब है कि 125 को इस प्रकार से आपको बाहर निकालना है कि वो संख्या को 3 बार गुणा करें तब अंदर वाली संख्या आपकी प्राप्त हो।
अब इसको हम कैसे करेंगे, तो 125 जो है इसको आप ब्रेक कर लीजिए, 343 को ब्रेक कर लीजिए, 3 को ऐसे रहने दीजिए, जो बाहर यहाँ 3 छोटा सा लिखा है इसको मैंने यहाँ से लिख दिया है। 25 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 5 25, 25 इंटू 5 125। 343 को आप ब्रेक करेंगे तो आपको स्क्वायर और क्यूब थोड़े बहुत याद होने चाहिए, 9-10 तक तो आपको हेल्प मिलती है, इसमें आपका समय बचता है। तो 343 एक्चुअल में क्यूब होता है आपका 7 का, यानी 343 को जब आप ब्रेक करेंगे तो 7 गुणे 7 गुणे 7 जो है आपका आएगा। बाहर देखिए घनमूल लिखा है, तो अंदर हम 3 का पेयर लेते हैं, जैसे यहाँ पर 3 बार 5 आया है तो उसके ऊपर आप एक लाइन इस प्रकार से खींच सकते हैं, और इसी प्रकार 7 में भी। अब इस घनमूल से जब बाहर आएगा तो 3 बार जो संख्या आई होती है वो एक बार बचती है, यानी कि 5 आ जाएगा, और यहाँ पर जो है वो 7 आ जाएगा। तो 5 7 जा कितना होता है, 35 होता है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बाकी आप देख के भी कर सकते थे, 125 जो है आपका 5 का होता है, 343 7 का होता है, अंदर 5 जो है और यहाँ पर जो 7 है वो बाहर निकल आएगा इस क्यूब रूट से, तो आपका 5 इंटू 7 35 आएगा। तो बिना देखे जरूरी नहीं आपको पूरा करना है, बहुविकल्पी है, आपको आंसर टिक करना होता है, आंसर सही लिखना होता है, तो करके नहीं दिखाना होता है। तो यहाँ पर आप जल्दी से जल्दी समय बचा के कर सकते हैं, मैंने तो आपको समझाने के लिए बताया है। अगला प्रश्न 5 देखते हैं। 0.00008 इस प्रकार से दे रखा है, इसका घनमूल बताना है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 5 जीरो और छठी जो है वो संख्या है। तो यहाँ पर प्रश्न में क्या घनमूल पूछा गया, तो आपको 2 का पेयर बना लेना। यहाँ पर आप देख रहे हैं दशमलव के बाद 6 संख्याएं हैं, तो पहले वाले 2 जीरो का आप लेंगे, फिर दूसरे वाले 2 जीरो को लेंगे, और तीसरे वाला आपका जो 08 है इसको लेंगे। अब यहाँ से आप स्टार्टिंग से देखेंगे, और स्टार्टिंग में दशमलव भी आपका लगा है, उसको भी आपको देखना है। तो बचेगा क्या, आपका दशमलव बचेगा, और 8 जो है इसका घनमूल 2 गुणे 2 गुणे 2 होता है, तो 0.2 आपका जो है वो बचेगा। इस प्रकार से आपका आ वाला ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। नहीं, 0.2 वाला क्यों बचेगा, आपका यहाँ पर 10 जीरो भी तो आप एक बार लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए जो जीरो 3 बार आया है, इस वाले जीरो को भी आप जब घनमूल की बात की जा रही 3 संख्या आने पर एक बार हम मानते हैं, तो एक बार जीरो मानेंगे, दशमलव आपका रहेगा ही रहेगा, और उसके साथ साथ जो 8 है इसका घनमूल 2 होता है, तो 0.02 आपका जो है वो हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बा वाला देखिए ये जो है वो सही होगा। इसको चेक करने के लिए क्या कीजिए, आप 0.02 को 0.02 से एक बार गुणा कीजिए, जितना है उसको फिर से 0.02 से गुणा कीजिए, तो आपका यही मान जो है वो प्राप्त हो जाएगा। इससे आंसर जो है आप चेक भी कर सकते हैं। तो बा वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा प्रश्न कह रहा है कि 256/441 जो है इसका वर्गमूल जो है वो है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो वर्गमूल का मतलब मैंने क्या बताया था, इस प्रकार से आपको निकालना कि 2 बार गुणा करने पर आपकी संख्या जो है वो प्राप्त हो। तो वर्गमूल का मतलब है आप इस प्रकार से चिन्ह भी लगा सकते हैं। अब 256 को आप ब्रेक करेंगे, पर अगर आप थोड़ा सा ऑप्शन में गौर करेंगे तो यहाँ पर देखिए बड़ी संख्याएं दे रखी हैं, यानी कि आपको इसको बहुत 256 को 2 गुणे 2 गुणे इस टाइप से पूरा नहीं तोड़ना है। आप कोई स्क्वायर याद होने चाहिए तो आप आसानी से कर सकते हैं। 16 जो है इसका स्क्वायर 256 होता है, 16 गुणे 16 आप 256 को लिख सकते हैं। बटे में जो 441 है वो 21 लिख सकते हैं, 21 गुणे 21 आपका वो भी आपका 441 होता है। तो ये आप इस प्रकार से अंडर रूट लगाएंगे। अब अंडर रूट से यानी कि वर्गमूल से बाहर निकालने के लिए आपका यहाँ पर 16 बचेगा। वर्गमूल की बात की जा रही तो आपका 2 का पेयर बनता है, 2 से आपका 1 निकलेगा, इसी प्रकार 21 में भी आपका केवल 21 निकलेगा। तो 16/21 आपका इसका सही हो जाएगा। तो सा वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखते हैं। 0.09 जो है इसका वर्गमूल जो है वो क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। तो वर्गमूल की बात की गई, इस चीज को ध्यान दीजिए। वर्गमूल आप जब निकालेंगे तो कौन सी संख्या है उसको 2 बार गुणा करने पर ये प्राप्त हो, तो चारों ऑप्शन में से आपका पहले वाला ऑप्शन होगा। आपको देखने से ही समझ में आ रहा है, 0.3 है तो 3.3 इंटू 0.3 आप करेंगे तो 0.09 आपका जो है वो आएगा। 0.3 को 0.3 से गुणा करके 0.09 आपको प्राप्त होगा। ये वेरीफाई भी आप कर सकते हैं जब आपको कभी कंफ्यूजन हो। इसी प्रकार अगला पूछा है 0.1 जो है उसका वर्ग क्या होगा। तो इसका आप स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, 0.1 जो है इसी को 0.1 से जो है वो गुणा कर देंगे। आपको क्या प्राप्त होगा, तो आपको यहाँ पर जो सा वाला ऑप्शन दे रखा है 0.01 यही जो है वो प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, मैं ये मल्टीप्लाई करके भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि 1 को 1 से आप करेंगे तो 1 आएगा आपका, 1 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा। मल्टीप्लाई लगाएंगे, 0 को आप किसी भी संख्या से गुणा करें 0 आएगा, 0 को 0 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 0 आएगा। यहाँ पर क्या आपका आएगा, 1 आएगा, ये 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा। अब दशमलव देख लीजिए, यहाँ से एक नंबर पे यहाँ पर भी है
तो 1 2 यहाँ पर आपका दशमलव लग जाएगा, तो 0.01 आपका सा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नवा प्रश्न देखते हैं। 0.3 जो है उसका क्यूब का मान आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ABCD में से बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर सा वाला सही हो जाएगा। 0.027, 3 3 जा 9 होगा, और उसको फिर से 9 को 3 से करेंगे तो आपका 27 आएगा, और साथ में 0 भी है, जैसे हमने ऊपर वाले प्रश्न में देखा था स्टार्टिंग में 0.0 समथिंग में आ रहा था, सेम उसी प्रकार से यदि जो है वो आपका आ जाएगा। 10वां प्रश्न कह रहा है कि शून्य जो है उसका वर्गमूल क्या होता है। ये आपका अच्छा प्रश्न है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा जो है वो सही होगा। शून्य जो है इसका आपका वर्गमूल जो है वो पूछा गया है। बात करते हैं उत्तर की, तो ध्यान रखिएगा शून्य का वर्गमूल भी आपका शून्य ही जो है वो होता है। कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार से बहुत बार प्रश्न जो है वो दिए जाते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको आगे भी जो है वो प्रैक्टिस कराता रहूँ। तो टोटल हम 40 प्रश्न तक जो है वो जाएंगे। 10 प्रश्न हमारे हो गए हैं, 30 प्रश्न हमारे जो है वो शेष रह गए हैं। 11 प्रश्न कह रहा है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण संख्या जो है वो क्या होगी। अब 6 अंकों की पूछा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन में आप देख लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 लगभग सभी 6 अंकों की यहाँ पर संख्या है, पर छोटी से छोटी संख्या की बात की जा रही है और पूर्ण संख्या की भी बात की जा रही है। तो इनमें से छोटी संख्या सबसे कौन सी है आपकी। और वैसे ही जो आपका प्रश्न आता है वो पूर्ण वर्ग संख्या को लेकर पूछा जाता है, तो यहाँ पर मैं प्रश्न थोड़ा सा बदलाव कर दे रहा हूँ, क्योंकि केवल संख्या की अगर बात करेंगे तो आप आसानी से बता देंगे। पूर्ण संख्या क्या होता है, मैंने आपको बताया था, प्राकृतिक संख्याओं में जब शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो वो आपकी पूर्ण संख्या है, होल नंबर हो जाता है। और पूर्णांक क्या होता है, जब शून्य में के साथ साथ ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है वो पूर्णांक संख्याएं होती हैं। और प्राकृतिक संख्या है जिसमें शून्य नहीं होता है, 1 से लेकर अनंत तक। तो यहाँ पर मैं प्रश्न थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूँ, 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आपको बतानी है, ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो यहाँ पर आपका दा वाला ऑप्शन सही होगा। 100489 जो कि आपका 317 जो है इसका जो है वो अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपका 100489 जो है आपको प्राप्त होगा, यानी कि 317 गुणे 317 जो है आपका होगा सही। यानी यहाँ पर तो ऑप्शन आपका दा वाला जो है वो सही होगा, बाकी आपका नहीं होगा। तो सबसे छोटी बताया नहीं थी, तो ये आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगला भी पूछा गया है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या पूछी गई। यहाँ पर बड़ी से बड़ी, ऊपर वाले में छोटी से छोटी है, तो यहाँ पर देखिए पूर्ण सही लिखा भी है, तो पूर्ण वर्ग आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन में से आपको छांटना है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। निकालते कैसे हैं, आपको क्या करना होता है, जो ऑप्शन दे रखे हैं इन्हीं को भाग विधि से आप निकाल लीजिए। उससे आपको अगर शेष बच रहा है तो समझ में आ जाएगा कि वो जो है आपका कंप्लीट किसी का वर्गमूल अगर आप निकाल रहे हैं यानी इन्हीं संख्याओं का, तो वो कंप्लीट संख्या है कि नहीं है। तो मैंने आपको भाग विधि से, गुणनखंड विधि से हर प्रकार से बताया था। 4 सेमेस्टर वाली मैथ वाली प्लेलिस्ट में वो सारी चीज़ें देख लीजिएगा। बात करते हैं चलिए डायरेक्ट आंसर की, तो सा वाला ऑप्शन सही होगा। 995856 जो है ये आपका 316 जो है गुणे 316 के बराबर जो है वो होता है, यानी कि एक पूर्ण वर्ग संख्या के अंतर्गत आपकी आ जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर कह रहा है कि 1 से लेकर 1000 तक की पूर्ण घन संख्याएं कितनी होती हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब देखिए घन मैंने बताया आपको, उसी को 3 बार गुणा करने पर तो आपको 1 से चेक करना है। 1 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहेंगे 1 होता है। आपको 1000 के नीचे ही रहना, 1000 से ऊपर संख्या ना जाए। 2 जो है उसका क्यूब कितना होता है, तो आपका 8 होता है। 3 जो है उसका क्यूब कितना होता है, 3 3 जा 9 3 जा 27 आपका होता है। 4 का क्यूब अगर बात करें कितना होता है, तो आप कहेंगे 4 4 जा 16 इंटू 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है, तो आप सभी जानते हैं 125 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है, आपको ये ध्यान रखना है 1000 से ऊपर ना जाए। 6 का क्यूब 216 होता है। 7 का क्यूब कितना होता है, तो आपका 343 होता है। इस पर बेस्ड अभी मैंने ऊपर प्रश्न कराया। 8 का क्यूब कितना होता है, तो आपका 512 होता है। और 9 का क्यूब कितना होता है, तो आपको याद होना चाहिए 729 होता है। और आपका जो 10 है उसका क्यूब आप सभी जानते हैं 1000 होता है। तो आप 1000 से ऊपर नहीं जाएंगे, तो 1000 यहाँ तक और 1 से शुरू करते हुए पूर्ण घन संख्याएं कितनी है, तो टोटल 10 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दा वाला जो 10 दे रखा है ये जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा कि घन अवश्य याद रखिएगा, इन पर बेस्ड घूम फिर के आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। 14 प्रश्न कह रहा है कि सबसे छोटी
पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन सी है, सबसे छोटी भी और पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या। तो ऑप्शन एबीसीडी में से अभी मैंने आपको बताया क्या कि एक का क्यूब आप करेंगे तो एक ही होता है, तो सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या आपकी एक ही जो है वो होती है, उससे नीचे आपका नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 15। 15 प्रश्न कह रहा है कि 201 का स्क्वायर गुणे 200 माइनस 200 का क्यूब का मान बताइए। तो ये प्रश्न आपका है। अब देखिए करने के तरीके इसके अलग अलग होते हैं। पहला, आप इसे ब्रेक कर लीजिए, जैसे 201 दे रखा है उसको 200 प्लस 1 का स्क्वायर, फिर आप वहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर उस टाइप से फॉर्मूला लगा कर लीजिए। पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो वैल्यू दे रखी है वो कुछ इस प्रकार से है कि 200 में है, 200 में है, तो आपको मल्टीप्लाइड करने में इतना कठिनाई नहीं होगी। तो आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं और उसमें माइनस करके, तो आंसर आपका जो आएगा वो 80200 आएगा। इसलिए मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, इसमें और कुछ ऐसा नहीं करना है। 16 प्रश्न कह रहा है कि यदि कि किसी युगपत समीकरणों को हल करने में कितनी विधियां जो है उनकी सहायता जो है वो ली जा सकती है, 3, 4, 2 या 1। तो चार ऑप्शन में आपको छांटना है। देखिए विधियां तो बहुत होती है, पर मैंने आपको याद होगा तो युगपत समीकरण बताया था, वहां पर विधियां दो विधियां बताई थी जो आपके कोर्स में दे रखी हैं। एक आपकी दे रखी थी प्रतिस्थापन विधि जिसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, और दूसरी आपकी दे रखी थी विलोपन विधि जिसे हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। तो आपके कोर्स में जो है उसके अकॉर्डिंग दो विधियां यहाँ पर सही होगा, और आंसर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर सा ही दे रखा है, तो दो ही दे रखा है। पर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसके साथ साथ भी विधियां आपकी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है ग्राफीय विधि, यानी कि जो समीकरण होते हैं उनको ग्राफ खींचकर जो है वो हल करना। एक होती है आपकी मैट्रिक्स विधि, और एक और होती आंकिक विधि जिसे हम न्यूमेरिकल मेथड के नाम से जो है वो जानते हैं। तो टोटली आपकी 5 देखने को मिलती है कोर्स में, आपके यही 2 हैं, इसीलिए 2 आपका आंसर यहाँ पर दिया गया है। 17 प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी भिन्न जो है उसके अंश और हर में से क्रमशः 1 घटा दें तो जो नई भिन्न है उसका मान जो है आपका 1/5 जो है वो हो जाता है। फिर आगे लिखा है कि यदि उनके अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ दे तो नई भिन्न का मान जो है वो 1/3 हो जाता है। तो भिन्न आपको जो है वो बतानी है। तो अगर इस टाइप का प्रश्न आपका बहुविकल्पी में पूछा गया है तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपको ऑप्शन में ही जो है जो वैल्यू दे रखी है उसको पुट करके आपको जो आंसर है वो निकालना होता है। जैसे पहली कंडीशन कह रही है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में से 1 घटा दें तो नई भिन्न 1/5 हो जाती है। यानी जो भिन्न है वो इन्हीं में से कोई होगी। तो 2/9 में से अगर आप ऊपर भी 1 घटा दें नीचे भी 1 घटा दें तो मान ऊपर 1 आएगा, नीचे जो है आपका 8 आएगा। क्या 1/8 1/5 के बराबर है? आप कहेंगे नहीं है। इसमें भी आप देखेंगे 2/12 आएगा, और यहाँ पर 1/5 इसको काटेंगे तो 2 एकम 9, 2 छंग 12, तो ये भी 1/5 के बराबर नहीं है। इसमें आप देखेंगे एक एक घटा के तो यहाँ पर आएगा 3 और नीचे आएगा 12, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1/4 आ रहा है, वो भी 1/5 के बराबर नहीं है। तो बचा आपका कौन सा? पांचवा वाला ऑप्शन बचा। इसको भी इसी प्रकार से चेक कर लेते हैं। तो इसमें भी से 1 घटा देते हैं, इसमें भी 1 घटा देते हैं, तो 3 में 1 गया तो 2 बचा, 11 में 1 गया तो 10 बचा। 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12 होता है। देखिए 1/6 आ रहा है यहाँ पर, नहीं मैंने गलती क्या कर दी, यहाँ पर 2 पंचे 10 होगा ना, 2 5 जा 2 1 जा 10, 2 5 जा 10, 1/5 देखिए यहाँ पर आ रहा है। तो यही आपसे कहा गया था कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में से 1 घटा दें, देखिए यहाँ पर घटाया गया तो नई भिन्न 1/5 हो जाती है। तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाती है। आगे कंडीशन कह रहा है कि यदि उनके अंश और हर में से 1 जोड़ दें। अब हमको क्या करना है? जोड़ के जो है वो चेक कर लेना है, यानी ऊपर भी 1 जोड़ना है नीचे भी 1 जोड़ना है। यहाँ पर 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12, 4 से काटेंगे तो 4 तियाँ 12, 1/3 आपका आ रहा है। तो यही लिखा है कि 1/3 हो जाता है। तो भिन्न क्या होगी? तो भिन्न आप कहेंगे 3/11 जो है वो हो जाएगी। तो ये तरीका आपका सबसे सरल होता है, और जिसको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती वो भी इस टाइप से जो है वो करके देख सकता है। 18 प्रश्न कह रहा है कि जो बास्केटबॉल है उसकी बास्केटबॉल टीम के द्वारा 10 मैचों में प्राप्त अंक यहाँ पर दे रखे हैं, और इस प्रकार से नंबर आप सब देख पा रहे हैं 10 12 8 9 11 9 13 10 22 20 22 इस टाइप से, और अंकों की माध्यिका आपको बतानी है। मैंने क्या बताया था? सबसे पहले आपको क्या करना होता है? अरेंज करना होता है। तो अरेंज क्या करेंगे आप? छोटे से बढ़ते हुए क्रम में कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका क्या आएगा? 10 आएगा, और उससे अच्छा छोटी संख्या आपकी 8 भी तो है, तो सबसे पहले आपका 8 आएगा, फिर उसके बाद आपका 9 आएगा, फिर उसके बाद आपका 10 आएगा, 10 दो बार आया तो 10 दो बार आएगा, फिर आपका 11 भी दे रखा है, फिर 12 भी दे रखा है,
और उसके बाद आपका 13 भी दे रखा है, 13 के बाद आपका 20 दे रखा है और फिर 22 दे रखा है, नहीं 19 भी है, 19 20 22, 19 20 22। अब इस संख्या को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 प्रश्न में भी आपका लिखा था, तो आपने सबसे पहले अरेंज कर लिया। अब माध्यिका के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आप देखेंगे एकदम जो सेंटर में कौन सा नंबर आ रहा है उसके आधार पर, तो इधर से 4 अंक चलेंगे, लास्ट से भी इसी प्रकार 4 जो है वो चलेंगे। तो यहाँ पर आपका 11 12 आ रहा है, तो 11 और 12 के बीच में कौन सी संख्या होती है, तो 11.5 जो है वो होती है। तो आपका ऑप्शन ABCD में से 11.5 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये होता है सबसे बेसिक तरीका, कुछ भी ना आता हो आपको, कोई फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं। जब MCQ में पूछा जाता है तो वो नहीं आपको गिनना है सम संख्या विषम संख्या, जो मैंने आपको अलग अलग बताया था, ये भी मैंने तरीका बताया था आपको कि कैसे आपको माध्यिका निकालनी होती है बिना कोई फॉर्मूला पुट किए हुए। जब MCQ में पूछा जाता है तो दा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी वैसे आएगा आपका अति लघु में तो वही तरीका आपको अपनाना पड़ेगा जो मैंने वीडियो में जो है वो बताया था। 19 प्रश्न कह रहा है किसी चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो होते हैं। इस पर बेस्ड बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने आपको कराए भी थे। इसीलिए पूरक, संपूरक, न्यून कोण या अधिक कोण बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो संपूरक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और संपूरक कोण होता क्या है, जब कोई दो जो एंगल होते हैं उनका योग जो है 180 अंश हो जाता है, तो वही या उस प्रकार के जो कोण होते हैं वो आपके संपूरक कोण होते हैं। जैसे एक कोण का नाम मान आपका कोई 70 दे रखा है, दूसरे का 110 है, तो दोनों का योग 180 के बराबर है, तो आपका क्या है, ये संपूरक कोण है। तो आपका ऑप्शन बात सही हो जाएगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा चक्रीय चतुर्भुज। बाकी होता क्या चक्रीय चतुर्भुज, डिटेल में मैंने आपको बताया था कि कैसे चित्र बनाकर चारों जो आपकी भुजाएं होती हैं वो वृत्त के अंदर टच करती हैं। अगला प्रश्न कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 90 180 100 या 360। तो मैंने आपको क्या बताया था और ऊपर वाले प्रश्न में भी बता दिया कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री भी आप कह सकते हैं या संपूरक भी कह सकते हैं। अगला कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज के कितने चक्रीय बिंदु वृत्त पर होते हैं। और अभी ऊपर वाले में मैंने क्या बताया था चित्र में कि जब आप इस प्रकार से चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं तो ये एक वृत्त के अंदर होता है, इसकी चारों ही भुजाएं आपकी वृत्त पर इस प्रकार से टच करती हैं, तो आप क्या कहेंगे कितने चक्रीय बिंदु वृत्त पर होते हैं, तो 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको डिटेल में एक एक चीज बताई थी कि कैसे भी घुमा कर पूछ लिया जाए आप कर ले जाएं। 22 प्रश्न कह रहा है किसने कहा है सांख्यिकी अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो बात करते हैं उत्तर की, ऑप्शन ABCD में कौन सा सही होगा, तो बॉडिंगटन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अंक वितरण में सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंक को कहते हैं, प्रसार कहते हैं, वर्गांतर कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं या सभी कहते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब रेंज निकालनी होती है, जो माध्यिका बहुलक वाले जो प्रश्न आते हैं, तो सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंक को घटा देते हैं, अंतर उसका निकालते हैं, तो वो आपका प्रसार कहलाता है। इसी को हम रेंज जो है वो इंग्लिश में कहते हैं। 24 प्रश्न कह रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो है वो है मध्यमान, मध्यांक, बहुलांक या सभी। तो आप कहेंगे सभी जो है वो आपका हो जाएगा। 25 प्रश्न कह रहा है गुणात्मक वर्गीकरण में वर्गों का निर्माण किसके आधार पर होता है, विवरण के आधार पर, गुणों के आधार पर, मात्रा के आधार पर या सभी। बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका गुणों के आधार पर जो है वो होता है गुणात्मक वर्गीकरण में वर्गों का निर्माण। अगला प्रश्न 26 कह रहा है मध्यमान जो है उसकी प्रत्यक्ष विधि का सूत्र जो है वो क्या होता है। इसी को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, मध्यमान को माध्य के नाम से। 3 होते हैं आपके, एक होता है माध्यिका, एक होता है आपका माध्य और एक होता है बहुलक। जो माध्यिका होता है उसे हम कहते हैं मीडियन, और जो माध्य होता है उसे हम कहते हैं मीन, और जो बहुलक होता है उसे हम कहते हैं मोड। तो जो यहाँ पर पूछा गया है मध्यमान, ये पूछा गया आपका माध्य को लेकर, मीन को लेकर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या आपका होता है, या अवलोकन जो भी दे रखे हैं उनका योग बटे अवलोकन की संख्या। पर यहाँ पर इस प्रकार से पूछा गया, कहने का मतलब क्या है, जो सिग्मा fx अपॉन n है ये आपका सही हो जाएगा। जो सिग्मा आपका x लिखा है ये आपका पदों के योग को दर्शा रहा है। जैसे आपका x1 x2 इस टाइप से हम लिखते हैं, तो उसी को पूरे दर्शाने के लिए हम डायरेक्ट सिग्मा इस प्रकार से इसको दर्शा रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए सिग्मा x अपॉन n आपका सही हो जाएगा।
देखिए अगला इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, इससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। प्रश्न में देखिए मध्यमान ही पूछा गया, ऊपर वाले में मध्यमान का सूत्र पूछा गया था, बस उसी का यहाँ पर इसका मध्यमान पूछा गया है। 6, 8, 9, 13, 14 का बताना है। तो मैंने आपको क्या बताया, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 6 में 8 जोड़िए, 9 जोड़िए, 13 जोड़िए, 14 जोड़िए, सभी को जोड़ने पर आपका कितना आएगा, तो आपका यहाँ पर 50 जो है वो आएगा। पदों का योग हो गया कुल, और बटे कितना, पदों की संख्या। यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 बटे 5। इसको आप काटिए, 5 दहाम में जाएगा, 10 आएगा, तो 10 आपका ऑप्शन सा जो है वो सही हो जाएगा। तो बस फॉर्मूला सिंपल सा होता है, ध्यान रखिएगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। जब माध्य आपको निकालना होता है, जब माध्यिका निकालनी होती है, तो वही आपको देखना होता है सम संख्या है कि विषम संख्या है। फिर विषम संख्या का अलग फॉर्मूला, सम का अलग, और एक वो भी तरीका होता है जो मैंने ऊपर बताया कि जो सेंटर में आ रहा हो तो उसको आप लेकर जो है वो कर सकते हैं, पर वो वहां पर नहीं करना है, वो आपको अति लघु लघु में नहीं करना है। 28 प्रश्न कह रहा है आवृत्ति वितरण जो है उसमें जिस संख्या की पुनरावृत्ति अधिक बार होती है वो क्या कहलाता है। ये तो मैंने आपको बताया था क्या कहलाता है, बिल्कुल आपका बहुलांक आप कह सकते हैं, या इसी को बहुलक भी कहते हैं। यही आपका जो है वो सही हो जाएगा, बहुलांक आपका सही हो जाएगा। 29 प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान है जो समस्त आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की यह परिभाषा किसने दी, बताइए। 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा, ऑप्शन एबीसीडी में से। बात करते हैं उत्तर की, तो रॉस ने जो है ये डेफिनेशन दी है। अगला प्रश्न कह रहा है 30 की मध्यमान किन कारणों से लाभकारी है। सरल विधि है, इसलिए अंकगणितीय पद्धति पर डिपेंड है या निर्भर है, वो भी है। एक रीजन, तुलना इसकी संभव है। आपका उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा, ये सभी आपके इसमें जो है वो आ जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है 31 मध्यांक के द्वारा ज्ञात किया जाता है। सीमांत ज्ञात करते हैं, मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं, दोनों ज्ञात करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो मध्यांक के द्वारा मध्य बिंदु जो है वो ज्ञात किया जाता है, बा वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। अधिकतर प्रश्न वैसे आपके करने वाले आते हैं, ये आएगा तो एक कोई प्रश्न 5 बहुविकल्पी में से आएगा, क्योंकि 5 बहुविकल्पी टोटल आते हैं, तो इस टाइप का प्रश्न अगर आएगा तो केवल एक आएगा। अगला प्रश्न कह रहा है बहुलांक के अन्य नाम से जाना जाता है। मैंने आपको क्या बताया, बहुलांक को ही बहुलक के नाम से जाना जाता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। पर इंग्लिश भी मैंने आपको बताई कि मोड इंग्लिश में हम कहते हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। और भूयष्टक भी इसे कहते हैं, तो ये भी आपका सही है। तो उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अच्छा प्रश्न था, बस आप क्या करते, गलती एक बहुत बार करते थे कि बहुलांक किस नाम से जाना जाता है, बहुलक देखते हैं तुरंत टिक करके चले आते हैं, उपयुक्त सभी ऑप्शन देखते ही नहीं, क्योंकि इसको इंग्लिश में मोड भी तो कहते हैं। तो आपका जब 2 ऑप्शन सही है, वो भूयष्टक आपको नहीं भी पता है, तब भी आपका सभी ही ऑप्शन होगा। अगला कह रहा है प्रश्न मध्यमान की लघु विधि या कल्पित विधि का सूत्र जो है वो बताइए। इस पर बेस्ड मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर कराए हैं, वहां पर भी बताया था, और ये जो प्रश्न कराए थे तब भी बताया था। तो 4 ऑप्शन में से बताना है आपको, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। इस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन भी कराया था, प्रीवियस ईयर जब कराया था वहां पर भी कराया था। तो 4 ऑप्शन में से बात करते हैं उत्तर की, तो पहले ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि m बराबर a डॉट एम प्लस सिग्मा एफ एंड डी अपॉन एन इंटू आई। बाकी सभी चीजें बताई थी कि f क्या होता है, i क्या होता है, n नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अव्यवस्थित प्राप्तांक जो है उनसे मध्यांक की गणना का सूत्र जो है वो क्या होता है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, बात करते हैं उत्तर की, तो m बराबर n प्लस 1/2वां पद जो है वो सही हो जाएगा। अव्यवस्थित प्राप्तांक जो है उससे मध्यांक की गणना का सूत्र। अगला प्रश्न आपसे 35 पूछा गया है कि किसी कक्षा के 24 शिक्षार्थी जो हैं वर्षों में आयु के आंकड़े यहाँ पर दे रखे हैं, आयु 12, 13, 14, 15, 16, शिक्षार्थी 4, 5, 4, 6, 5, इस प्रकार से। तो आंकड़ों की माध्यिका आपको जो है वो ज्ञात करनी है। तो इसको यहाँ पर करके ऑप्शन, इतनी तो जगह है नहीं कि मैं आपको पूरी लाइन खींच के बताऊं, तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। देखिए ऑप्शन में आया तो आप क्या देखेंगे, जो आयु दे रखी है ये पद होते हैं, जो शिक्षार्थी दे रखी है वो आपकी बारंबारता है। तो आयु जो दे रखी है इसके जो मध्य में आपकी संख्या आती है यही आपकी माध्यिका निकल कर आती है मोस्टली टाइम। बस अगर यहाँ पर मान दशमलव वगैरह में ना दे रखा हो तब, तो यहाँ पर आंसर भी आपका 14 ही आएगा। पर अगर यही प्रश्न आपका लघु में पूछा जाए, अति लघु में पूछा जाए, तो आप पूरा बनाएंगे, पहले एक लाइन खींचेंगे, उसमें पद लिखेंगे, दूसरे में बारंबारता लिखेंगे, तीसरे वाले में संचयी बारंबारता लिखेंगे, फिर यहाँ पर जो मान दे रखा है आयु वर्षों में, इसमें हम सारी वैल्यू पद में लिख देंगे, शिक्षार्थी बारंबारता में लिख देंगे, और इसी बारंबारता से संचयी बारंबारता जोड़ के निकाल लेंगे। मैंने बताया था जैसे पहले में संचयी बारंबारता में 4 होगा, 5, 4 अगला 9 होगा,
इसी प्रकार निकाल लेंगे। फिर सबको जोड़ेंगे, जितना भी आपका ऐड करने पर आएगा वो जो संख्या है वो सम है या विषम है उसके आधार पर सूत्र लगाते हैं, और जो लास्ट में पद निकल कर आता है उसको इस आयु में जो है वो गिन लेते हैं, उससे आप माध्यिका निकालते हैं। पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बताया था, देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, यहाँ पर दा वाला ऑप्शन 14 वर्ष सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 36। प्रश्न आपका कह रहा है कि आंकड़े दे रखे हैं, इसका बहुलक बताना है। बहुलक मतलब क्या, जो संख्या इनमें सबसे ज्यादा बार आई हो। 12 आपका 2 बार आया है, 3 बार आया है 12, और बाकी 13 10 एक बार आया, तो 12 ही आपका बहुलक जो है वो हो जाएगा। बहुलक मतलब जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई हो। 37 प्रश्न देखते हैं कि 10 शिक्षार्थी जो हैं उनके द्वारा 15 में से प्राप्त किए गए जो निम्नलिखित अंक हैं उनका बहुलक जो है वो होगा। अब यहाँ पर भी देखिए 9 जो है आपका ये आया है, 9 आपका 2 बार आया है। 10 को देखिए तो 1 2 3 4, 10 आपका 4 बार आया है। 12 को देखिए तो 12 1 बार 2 बार 3 बार, यानी कि 12 आपका 3 बार आया है। 13 आपका यहाँ पर देखिए तो 1 ही बार आया है। कुल मिलाकर आप क्या कहेंगे, 10 जो है वो सबसे ज्यादा बार आया है, तो 10 ही आपका जो है वो बहुलक यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आंसर दिया भी हुआ है साइड में जो है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। 37 प्रश्न तक पहुंच गए हैं। हमारे 3 प्रश्न और शेष रह गए हैं। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो आप ही के लिए यहाँ पर मेहनत की जा रही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर अपना कार्य करते रहिएगा। बाकी मैं आपके लिए मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूँ। जल्दी हम फास्ट रिवीजन भी शुरू करेंगे, जिसमें हम 3 4 से 5 या 6 7 वीडियो में पूरा कोर्स जो है वो कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करके जुड़ भी अवश्य जाइएगा, ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। 38 प्रश्न देखते हैं, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो मैंने क्या बताया था, माध्यिका को हम साधारण सी भाषा में कहें तो जो बीच में संख्या आती वो होती है। तो पहली 5 अभाज्य संख्या कौन सी होंगी, पहली 1 होगी, दूसरी आपकी 3 होगी, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी, फिर 9 होगी। तो यहाँ से 2 नंबर पे चले, पीछे से 2 नंबर पे चले, तो बीच में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 ही आपकी माध्यिका जो है वो हो जाएगी 5.0। इसी का माध्य निकालते हैं तो इन सबको जोड़ेंगे, 9 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1, तो आपका कितना आएगा, और जितना भी आएगा यानी कि 25 जो आएगा उसी में से पदों की जो संख्या है उसको डिवाइड कर देंगे। तो 25/5, यहाँ से 5 1 जा 5 5 5 जा 25, तो यहाँ से माध्य आप देख रहे हैं तो भी 5 आ रहा है। यहाँ पर माध्यिका पूछा गया तो साधारण से तरीके से इस प्रकार से आप कर सकते थे। आप इसी को फॉर्मूले में भी रख के कर सकते थे। जो आपका विषम संख्या, अगर यहाँ पर आपकी जो संख्याएं 5 हैं तो ये संख्याएं जो हैं 5 ये विषम संख्या है। विषम संख्या का फॉर्मूला होता है n/2 प्लस 1वां पद और प्लस में n/2 और आपका पद और टोटल का बटे 2, ये आपका फॉर्मूला होता है। वहां पर वैल्यू पुट करते तो वहां से भी आपका ये निकलता, और उतना लंबा प्रोसीजर करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। 39 प्रश्न देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री तो मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताई थी, अच्छे खासे कठिन प्रश्न कराए थे, और ये तो आप चुटकी में बता ले जाएंगे। सेक 30 का मान बताइए, इन चारों में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन A B C या D। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन ABCD में से बा वाला 2/√3 बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको याद नहीं तो कैसे आप निकाल सकते हैं, 0 30 45 60 90, ये आपकी सारी वैल्यू होती है। साइन 0 का मान कितना होता है, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ये आपके सभी मान होते हैं। कॉस में निकालने के लिए उल्टा से हम लिखते हैं, यानी कि कॉस में अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आपका पीछे से यहाँ 1 आएगा, फिर 60 30 की वैल्यू इसकी हो जाएगी √3/2। यहाँ तक आप पहुंच गए। अब आपको कॉस के ही लेकर सेक 30 की वैल्यू निकालनी। कॉस की √3/2 है तो सेक की क्या होती है, जस्ट पलट जाती है। मैंने आपको बताया था कि सेक थीटा जो है इसकी वैल्यू 1/cos थीटा के बराबर होती है। तो यहाँ पर अगर 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 है तो आपकी सेक में 2/√3 हो जाएगी, और यही आपसे पूछा गया था। यहाँ पर आपका 2/√3 वाला ऑप्शन जो है बा वाला, ये जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्चुअल में जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है मैं उनको बता दूं कि संबंध किस प्रकार से होता है। साइन कॉस टेन, नीचे से लिखते हैं कॉट सेक कॉसेक। अगर इनमें संबंध की बात करें तो जो साइन है, साइन थीटा की वैल्यू वो 1/cosec थीटा के बराबर होगी।
cos थीटा की वैल्यू 1/sec थीटा के बराबर होगी, tan थीटा की वैल्यू 1/cot थीटा के बराबर होगी। सेम यही इसके जस्ट अपोजिट में भी चलता है। तो जैसे अगर आपको sec 30 की वैल्यू मालूम है तो यहाँ पर आप देखेंगे sec 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी, 2/√3। तो अगर आपसे cos 30 की वैल्यू पूछी गई तो आप क्या करेंगे, जस्ट पलट देंगे, यानी कि √3/2 आपकी cos 30 की वैल्यू हो जाएगी। तो इस प्रकार से 1/, में संबंध चलता है। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी लास्ट में पूछेंगे, तो बने रहिएगा लास्ट तक। प्रश्न आपका क्या है कि cot थीटा, sin थीटा, sec थीटा इसका मान जो है वो ज्ञात कीजिए, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले आपको cot थीटा को इस sin थीटा के फॉर्म में चेंज करना होगा। तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, पर अगर cot थीटा की बात करें तो आपका cos थीटा अपॉन sin थीटा के बराबर होता है। यहाँ पर मल्टीप्लाइड लगाएंगे, sin थीटा को आप ऐसे ही रखेंगे, मल्टीप्लाइड फिर लगाएंगे। sec थीटा का मान ऊपर वाले में मैंने देखिए बताया था, sec थीटा 1/cos थीटा के बराबर होता है, यानी यहाँ पर आप 1/cos थीटा जो है वो लिख सकते हैं। अब देखिए साइन कॉस में सारी वैल्यू हो गई, इस साइन थीटा से साइन थीटा को काट दीजिए, इस कॉस थीटा से इस कॉस थीटा को काट दीजिए, कितना बचा आपका, तो 1 बचा। तो यही आपका बिल्कुल सा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आपको आ गया होगा। नहीं भी आया हो तो त्रिकोणमिति वाली अलग से चतुर्थ सेमेस्टर की जो मैथ की प्लेलिस्ट है उसको देखिए, वहां पर सभी टॉपिक वाइज वीडियो मैंने कराए थे। शायद 13 जो है आपके टोटल क्लासेस हैं, उसमें पूरा जो है मैथ मैंने कवर कराया था, तो उसमें ये सारी चीजें बताई थी। अब देखते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नया प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न क्या है, तो प्रश्न आपका है इस वीडियो का, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना है कि यदि एक वृत्त जो है उसका क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर दे रखा है आपको प्रश्न में, तो इसका व्यास जो है वो क्या होगा। ये आपका जो है वो प्रश्न है। तो और 4 ऑप्शन भी हैं, 14 मीटर, 28 मीटर, 56 मीटर या 112 मीटर। तो देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही जो है वो बताते हैं। सभी लोग सॉल्व कीजिए और वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइए। मैथ आप लगाते रहेंगे तभी आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, और पेपर की डेट तो आ ही चुकी है, आप भी सभी जानते हैं। तो अब अपनी जो तैयारी है उसको दुगना कर दीजिए और अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जो है वो कीजिए। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। आज में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी के नेक्स्ट वाले पार्ट में, यानी कि बाकी जो बच्चे आपके प्रश्न रह गए हैं उसको सेकंड पार्ट में हम देख लेंगे। समय वही आपका रहेगा सुबह के 11 बजे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।